शरद कोहली साहब का मैं रुख करूंगा। शरद कोहली साहब, जो हालात हैं वो तो साफ नजर आ रहे हैं कि ईरान इतना महंगा बना देगा इस युद्ध को लड़ना कि यहां से आगे जाकर अमेरिका को बातचीत की टेबल पर आना पड़े। लेकिन अब यह संकट बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। जब तेल और गैस के फील्ड पर हमले होने लग जाएंगे तो कच्चे तेल की कीमत तो बढ़नी ही है। मैं भारत पर असर को लेकर शुरुआत करना चाहता हूं। भारत पर क्या असर नजर आ रहा है? नमस्कार विशाल, आपको, मेरे सह पैनलिस्ट को और एफएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। हर $1 जब कीमत बढ़ती है, क्योंकि भारत 87% अपने जरूरत इंपोर्ट करता है, हर $1 बढ़ने से हमारे यहां करीब 15-16 हजार करोड़ रुपए का फर्क पड़ता है। ये तो भारत का ट्रेड डेफिसिट और भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड सारा का सारा फॉरेक्स की जो बैलेंस शीट है वो बिगड़ जाएगी। ये पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि जो देश डिपेंडेंट है क्रूड पर, उनके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत। अभी थोड़ी देर पहले सऊदी अरेबिया का एक बयान आया, उसने ये बोला कि ये अप्रैल के अंत तक $180 तक जा सकती है। और मैं एक और चीज बताऊं आपको, ये जो आप कीमत देखते हैं ना, जो क्रूड ऑयल की कीमत आपको कमोडिटी एमसीएक्स पर और बाकी जगह दिखाई देती है, आज वो 110 और $119 के बीच में घूम रही थी। भारत में जो लैंडेड कॉस्ट होती है वो, उसमें आप कम से कम $30-40 और जोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें शिपिंग कॉस्ट, उसमें इंश्योरेंस कॉस्ट, उसमें रिफाइनिंग कॉस्ट, और जो तेल वेनेजुएला वगैरह से आता है वो स्वीट क्रूड नहीं होता, उसमें सल्फर मिला होता है, उसको सावर क्रूड कहते हैं। उसकी आउटपुट भी कम होती है, उसकी रिफाइनिंग भी कठिन होती है, रिफाइनिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है। तो भारत को अभी ही ये आज भी करीब करीब $150 कॉस्ट कर रहा है। और आपने देखा अभी विशाल कि प्रीमियम पेट्रोल के दाम ₹2 बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि जो लोग महंगी गाड़ियों में या जो प्रीमियम वाला पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं ज्यादा आउटपुट के लिए, उसके ₹2 बढ़ा दिए गए हैं। और जो तेल कंपनियां आज तक आपको तेल की कीमत नहीं बढ़ाया है, क्योंकि जब $60 से $70 तेल था और कीमत यहीं पर खड़ी थी, तो उनको मुनाफा हो रहा था, उनको ऐसा प्रॉफिट हो रहा था जिस प्रॉफिट को वो रिजर्व्स में इकट्ठा कर रहे थे, शायद इसी दिन के लिए कर रहे थे। आज 20 दिन में, जबकि ज्यादातर देशों में कीमतें बढ़ चुकी हैं, कनाडा ले लीजिए आप, अमेरिका ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, जापान ले लीजिए, सब जगह कीमतें एनर्जी की बढ़ चुकी हैं। अमेरिका को सबसे ज्यादा चिंता इस समय ट्रंप साहब को यह है कि हमारे अपने देश में $5 से ज्यादा पर गैलन, वहां पर गैस बोलते हैं और गैलन में नापते हैं, वहां पर कीमतें बढ़ चुकी हैं, जो कि इन्फ्लेशन को हवा दे रही है। उनके सेंट्रल बैंक ने रेट कट करने के लिए मना कर दिया इस बार कि आप इन्फ्लेशन के खतरे में है इस समय। मुझे लग रहा है पूरे के पूरे विश्व में एक आर्थिक, देखिए युद्ध तो चल रहा है केवल ईरान में, युद्ध चल रहा है खाड़ी के उन देशों में जहां पर समय समय पर ईरान जो है मिसाइल गिराता है, जो 10-12 एक रीजन है। पर जो आर्थिक संकट है वो पूरे के पूरे विश्व में इस समय फैल चुका है। और हर बीतता हुआ दिन विशाल, हर बीतता हुआ दिन इस संकट को और गहराता जाएगा। भारत की आपने बात करी, मुझे लग रहा है भारतीयों को तैयार हो जाना चाहिए महंगे पेट्रोल और डीजल के लिए। आज आपने एक छोटा सा ट्रेलर देख लिया है ₹2 प्रीमियम के बढ़ाने से। और कब तक ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एक दो निजी कंपनी, कब तक ये नहीं बढ़ाएंगी? क्योंकि इनकी बैलेंस शीट्स, हम अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करते हैं, ब्लीड करनी शुरू हो जाएंगी, ये लॉस में आनी शुरू हो जाएंगी, तो उस लॉस को ज्यादा दिन तक नहीं झेल पाएंगी। तो बहुत ही विकट समस्या गैस का आप देख ही चुके हैं। और अब तो जब से कतर की वो फैसिलिटी डैमेज हुई है विशाल, तब से ये जो पीएनजी और सीएनजी है, जबकि लोग ये कंपनी कह रही थी कि आप पीएनजी में कन्वर्ट कर लीजिए, अब तो पीएनजी की भी दिक्कत आ सकती है। तो मुझे लग रहा है हमारे जो रिजर्व्स हैं वो अभी तक हमारी सहायता कर रहे हैं। जो फॉल्टी सप्लाई थोड़ी सी आ रही है बीच बीच में रुक रुक के या बाकी जगह से, उससे हम गुजारा कर रहे हैं। पर लंबे समय तक अगर ये चलता रहा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा हर बीतता हुआ दिन हमें एक संकट की तरफ ले जा रहा है। हमारे किचन में, महंगाई में, हाउस होल्ड बजट में, सब जगह आपको यह प्रभाव डालता दिखेगा। खाली भारत में नहीं दिखेगा, पूरी दुनिया में दिखाई देगा, उन देशों में भी दिखाई देगा विशाल जो कि तेल का आयात इतना नहीं भी करते हैं। क्योंकि महंगाई का असर जब पड़ता है तो पूरे विश्व में पड़ता है, उसका असर सारे विश्व में दिखाई देता है। और चाइना जैसा देश जो अब तक चुपचाप बैठा है, वहां पर भी इसका प्रभाव अंदर होता है। वो खबरें नहीं देता है, ज्यादा बोलता नहीं है, वो अलग बात है, पर पूरे विश्व में प्रभाव पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब और नेतन्याहू जी को बैठ के विचार करना चाहिए। और मजे की बात यह है कि कोई किसी की सुनने वाला, कोई कहने वाला नहीं मिल रहा है, कोई इनको जाके समझाए भैया क्या कर रहे हो आप ये। और आर्थिक तौर पर, मैंने पहले भी आपके चैनल पे बोला है, मिलिट्री तौर पे भले ही ईरान ध्वस्त हो चुका हो, उसकी सरकारी बिल्डिंग्स, उसके स्कूल, उसके हॉस्पिटल्स, उसके यहाँ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सबको भारी मात्रा में डैमेज हुआ है। और इंग्लिश में कहावत होती है विशाल,
दे हैव नथिंग टू लूज नाउ। उनकी टॉप लीडरशिप जा चुकी है, करो या मरो की स्थिति में वो है, और वो नाक में दम कर दिया। आर्थिक तौर पर मुझे लग रहा है ईरान ने ये युद्ध जीत लिया है। मिलिट्री तौर पे भले ही ईरान और अमेरिका और इजराइल ये कहता रहे कि अब हम युद्ध जीत रहे हैं, रोज एक स्टेटमेंट आती है हम युद्ध जीत गए हैं, हम आज जीतने वाले हैं, बहुत जल्दी जीतने वाले हैं, ईरान के पास कुछ नहीं। अरे अगर उसके पास कुछ नहीं बचा तो कहां से ये मिसाइल निकल के आती है? कभी दुबई पे गिर जाती है, कभी सऊदी अरेबिया गिर जाती है, कभी वो इजराइल में जाके गिर जाती है, उनका आयरन डोम को चीरती हुई गिर जाती है। कहां से गिर जाती है? तो मुझे लग रहा है इस युद्ध का अंत कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर ये लंबा चला तो सऊदी अरेबिया ने आज जो, याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर सऊदी अरेबिया ने यह बात कह दी है कि $180 तक अप्रैल में जा सकती है, तो मुझे लग रहा है कि जो देश आयात पर निर्भर हैं उनकी रातों की नींद अब चली जानी चाहिए, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था को यह बिल्कुल तहस नहस करके रख देगी। विशाल, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं तेल गैस, यानी कि महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल और गैस आपूर्ति ही सबसे बड़ा खतरा है इस समय कि गैस उतनी मिलेगी भी। हमारे तो अभी 3 ही जहाज गुजरे, हम तो सोच रहे थे कि हॉर्मुज हमारे लिए खुल गया है, लेकिन ईरान तो ये कर रहा है कि हॉर्मुज आपके लिए खुल भी जाए, लेकिन हम तो जहां पर गैस का प्रोडक्शन हो रहा है हम उन प्लांट्स को ही बर्बाद कर देंगे, तो फिर काहे का प्रोडक्शन? विशाल, गैस और तेल की बात तो है ही है। अभी मैंने तो देखिए, मैं एफएम न्यूज के जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनको डराना नहीं चाहता। हकीकत यह है कि 200 बंदरगाह पे हमारे आज जहाज खड़े हुए हैं। सब्जी और तेल, सब्जी और फल जो जाता है मिडिल ईस्ट में, वो सारा समुद्र में फेंकने की नौबत आ रही है। जो हमारे यहाँ रेमिटेंसेस आती हैं खाड़ी से, $130 बिलियन की भारत में विदेश से मनी ऑर्डर इकोनॉमी चलती है, जो कि लोग अपने घरों में अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं। आज उनकी नौकरी पे बनाई है, वहां से तो लोग निकलने की सोच रहे हैं, बंकर्स में रह रहे हैं, कैंपों में रह रहे हैं। दूसरा, तीसरा, जो एक्सपोर्ट हमारे यहां से होता है वो प्रभावित हो रहा है। अरे अब रुपया प्रेशर में हम $950 बिलियन के आसपास का इंपोर्ट करते हैं। रुपया आज 93.5 को पार कर गया है। आप सोचिए कि जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट आज सारा का सारा प्रभावित हो रहा है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, मेरी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, हमारी अर्थव्यवस्था पे 18 लाख करोड़ रुपए का प्रभाव ये ऑलरेडी पड़ने जा रहा है। 18 लाख करोड़ बहुत बड़ी नंबर होती है। ये ऑलरेडी प्रभाव डालने जा रहा है। तो खाली तेल और गैस तक सीमित नहीं है, रुपए पे है, इंपोर्ट्स पे है, एक्सपोर्ट्स पे है, मनी ऑर्डर इकोनॉमी पे है। बहुत सारे केरला में, आप मानेंगे नहीं, मैं बहुत लोगों को जानता हूं, केरला में कई परिवार ओमान से, बहरीन से, कतर से, दुबई से, आबू धाबी से आने वाले रेमिटेंसेस के सहारे अपना घर चलाते हैं। कहां चलाएंगे? और ये लोग जब वापस आएंगे, यहाँ 1 करोड़ के आसपास भारतीय हैं पूरे खाड़ी में, आप मिला ले तो कहां ये लोग यहाँ आके क्या करेंगे? क्योंकि जब ये वापस आ जाएंगे तो इनकी नौकरियों का संकट बनाएगा। बहुत दूरगामी प्रभाव है विशाल। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा बिल्कुल भी डराने का मकसद नहीं है, परंतु एक अर्थशास्त्री होने के नाते आपने सवाल पूछा है तो बताना मेरी जिम्मेवारी बनती है। और मुझे लग रहा है, और ये ऐसी समस्या है जिसमें भारत सरकार इसमें क्या कर सकती है, आप ये बताएं। भारत सरकार, मोदी जी उनको समझाते हैं, उनके साथ सहानुभूति जताते हैं, ईरान हमारा मित्र है, अमेरिका हमारा मित्र है, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं। यूनाइटेड नेशंस की बात करिए, आज बहरीन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, पर यूनाइटेड नेशंस क्या पिछले कुछ समय में कुछ कर पाया है? कुछ नहीं। 13-0 से वोट हुआ है उसमें, 13-0 से कि ईरान को समझाइए कि ये खाड़ी देशों पर हमला ना करे, परंतु ईरान को समझाइए, अमेरिका इजराइल को भी तो समझाइए कि भाई युद्ध उनके जो एनसीटीसी, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के जो डायरेक्टर थे जो केंट, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई खतरा नहीं था हमारे ऊपर, ईरान से टेररिज्म का कोई खतरा नहीं था, इजराइल के कहने पर किया है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किसके समझाने से रुकेगा। काश इस स्क्रीन पे बैठे हुए पैनलिस्ट चल के ट्रंप साहब को समझा पाते, विशाल भैया बस करो, बहुत हो गया, तुम तो डूबोगे सनम, साथ में हमें भी ले डूबोगे। विशाल।